So we'll go ahead with next question, example 2.7. A capillary tube of radius 5 into 10 raised to minus 4 meter is immersed in beaker filled with mercury. तो एक कैपिलरी को आप डिप कर रहे हो इन अ बीकर विच इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी. तो पहले तो ये बता दो लेवल राइज होगा कि फॉल होगा? फॉल होगा, क्योंकि मर्क्यूरी इज अ टाइप ऑफ लिक्विड विच डज नॉट वेट अ सॉलिड. तो ऐसे केसेस में लेवल फॉल होता है. The mercury level inside the tube is found to be 8 into 10 raised to minus 3 meter below the level of reservoir. Below मतलब fall होना और reservoir मतलब क्या? तो आपने जो कैपिलरी डिप किया उसके बाहर जो लिक्विड था वो टैंक हो या कुछ और हो उसको रिजर्वायर बोलते हैं, राइट? टैंक भी हो सकता है या कुछ और छोटा सा सिलेंड्रिकल वेसल भी हो सकता है, उसको बोलते हैं रिजर्वायर. तो कंपेयर टू आउटसाइड लेवल अंदर लेवल फॉल हुआ है. डिटरमाइन द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास. आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब थीटा की वैल्यू पूछी है. सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज 0.465 न्यूटन पर मीटर एंड इट्स डेंसिटी इज 13.6 इंटू 10 रेज़ टू 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. जी की वैल्यू 9.8 यूज करने के लिए बताया है आपको. तो गिवन पैरामीटर में सबसे पहले आपको दिया हुआ रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4. आपको बोला है मर्क्यूरी लेवल इनसाइड द ट्यूब इज फाउंड टू बी 8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 मीटर बिलो, मतलब फॉल हुआ है. फॉल हुआ है तो माइनस लिखते हैं इसको, अगर याद होगा तो. राइज को क्या बोलते हो? प्लस. और फॉल को क्या बोलते हो? माइनस. आगे क्या बोला है आपको? डिटरमाइन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है. सरफेस टेंशन of mercury is 0.465 Newton per meter and density of mercury is 13.6 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube और G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करने के लिए बताया आपको. तो अगर आपको याद होगा तो हमने वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स में कैपिलरी राइज या फॉल का फॉर्मूला डिराइव किया था दो अलग अलग मेथड से. एक था प्रेशर डिफरेंस और एक था फोर्सेस. तो फॉर्मूला था H इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r रो g. तो यहाँ से cos थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा H r रो g बाय 2t. तो ये आ गया फॉर्मूला. अभी सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. यू आर जस्ट सपोज टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज and find out the answer. तो cos थीटा इक्वल टू H R रो G बाई 2t. H की वैल्यू है -8 इंटू 10 रेज़ टू -3. तो R की वैल्यू है 5 इंटू 10 रेज़ टू -4. रो मतलब डेंसिटी 13.6 इंटू 10 रेज़ टू +3 और G की वैल्यू 9.8 अपॉन 2t 2 इंटू 0.465. अब मैं इसका आंसर आपको अप्रोक्सीमेटली बता देता हूँ. अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर आएगा और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी समझ लो अच्छे से. 10 रेज़ टू -3 और 10 रेज़ टू +3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया. तो 10 रेज़ टू -3 और +3 हो गया कैंसिल आउट. वेरी गुड. देन ये जो 9.8 है ना, इसको मैं टेम्पोररीली 10 मान रहा हूँ. तो टेम्पररी 10 मान लो इसको. तो 10 और 10 रेज़ टू -4 मतलब 10 रेज़ टू -3. याद रखना. अब ये 10 और 10 रेज़ टू -4 मतलब 10 रेज़ टू -3 टेम्पररीली 13.6 5 और 8. तो 13.6 5 और 8 5 8 का कितना होता है? 40. तो -40 8 5 का 40 आ गया. -40 का जो 10 है 10 इसको यहाँ पे 10 रेज़ टू -3 की जगह पे आ जाएगा 10 रेज़ टू -2 अपॉन 2 इंटू 0.465. 0.465 इंटू 2 करने के लिए काम करना 4.65 इमेजिन कर लो इंटू 2 कर लो. 4 का डबल कितना? 8.65 का कितना? 1.3. तो 8 और 1.3 कितना आएगा? 8 और 1.3 कितना होता है? 9.3. तो ये आ गया 0.9. क्या बताया आपने? 9.3 ना. तो 0.9
0.93, 0.93 आ गया ये, बराबर, करेक्ट। देन कुछ और रह गया क्या? हो गया सब, बराबर है, ऑल गुड। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लो। व्हाट इज 13 4 का 56, 13 4 का 56 और नीचे लगभग 1 है, ऑलमोस्ट 1 है ना? तो 56 इंटू 10⁻², मतलब कितना आ गया? -0.56, -0.56। ये हमने अप्रोक्सीमेटली सॉल्व किया है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेट। अभी याद रखना अप्रोक्सीमेटली क्या आया? -0.56। अगर एग्जैक्ट करता मैं तो चलो एग्जैक्ट कर लेते हैं। लेट अस फाइंड आउट एग्जैक्ट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? देखो सिंपल, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए 8 इंटू 5 क्या करना था हमको? 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 इंटू 13.6 इंटू, तो पहले मैंने 9.8 को लिया था 10, अभी मैं 9.8 को 9.8 रखने वाला हूँ, 9.8। 5331.2, बाकी 10 के पावर्स है वो बाद में देख लेंगे। डिवाइडेड बाय कितना है? 0.93, तो डिवाइडेड बाय 0.93 कितना आ गया? 5732। और ये जो 10 के पावर्स मैंने एडजस्ट नहीं किया, अगर वो करता हूं तो आएगा -0.5732। कितना आएगा? 5732। तो एग्जैक्ट अगर करोगे, एग्जैक्ट हमारा अप्रोक्सीमेटली ही आ गया -0.56, अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्ट करोगे तो -0.5732। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली ही हम लोग बहुत पास में आ गए आंसर के। तो कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ गई, -0.5732। अब वापस से अप्रोक्सीमेटली एंगल कितना मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं पहले, तो पहले तो पता होना चाहिए माइनस आना, कॉस के वैल्यू माइनस आना, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब एंगल क्या आएगा? ऑब्ट्यूस। तो एक काम करो, कॉस ऑफ 120 निकालो पहले। कॉस ऑफ 120 कैसे फाइंड करते हो? कॉस ऑफ 120 को कॉस ऑफ 90 प्लस 30 लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना? cos of 120 इक्वल टू cos of 90 प्लस 30। अगर आपको पता होगा cos of 90 प्लस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा माइनस साइन 30, मतलब -1/2, मतलब -0.5। हमारा आंसर क्या है? -0.57, और अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ रहा है? -0.5। तो 120 डिग्री के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। अगर आप एग्जैक्टली फाइंड करोगे ना, एग्जैक्टली फाइंड करने के लिए अभी लॉग बुक में टेबल दिया होता है, कॉस्ट टेबल। अभी वो मेरे पास है नहीं, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली 124 डिग्री 58 मिनट। ये आ गया आपका एग्जैक्ट वैल्यू। गुड, हो गया क्वेश्चन खत्म। प्रॉब्लम पे तो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम। क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल हमने जितना थ्योरी टॉपिक कवर किया है वो 2.7 तक थे। अब वी विल सॉल्व ऑल द प्रैक्टिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू वॉट एवर वी हैव कवर्ड सो फार। तो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ ओशन if pressure on the free surface of liquid is 1 atmosphere, density of sea water is 1060 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको बोला है 200 मीटर नीचे प्रेशर फाइंड करो, तो फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ओशन इफ द प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किया है। अ स्विमर इज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल, याद आ रहा है? कल ही किया था हमने। उस केस में आपको क्लियरली बताया था कि आपको फाइंड करना है प्रेशर ओनली ड्यू टू वाटर अबव द स्विमर। नहीं अगर याद होगा तो आई विल टेक यू बैक टू दैट क्वेश्चन। अ स्विमर इज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल एट 6 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू वाटर अबव। तो जब स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि सिर्फ पानी की वजह से कितना प्रेशर है, तो वो गेज प्रेशर होता है। क्या होता है वो? गेज प्रेशर, और गेज प्रेशर होता है एच रो जी। ओके, लेकिन हमारा ये जो केस है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है, उल्टा हमको बताया है कि फ्री सरफेस पे कितना प्रेशर है,
1 एटमॉस्फेयर। मतलब क्या पूछा है, एब्सोल्यूट प्रेशर की गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, वेरी गुड। तो हमको गिवन पैरामीटर में डेप्थ दे दिया 200 मीटर, तो डेप्थ ऑफ द पॉइंट इज 200 मीटर एंड देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर बोला है, 1 एटमॉस्फेयर। और अगर आपको याद होगा 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। अभी इसी को मैं लिख सकता हूं, इसी को मैं लिख सकता हूं 101300 पास्कल, कुछ नहीं है, 10⁵ उसको दे दिया बस। ओके, देन डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1060 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको फाइंड करने के लिए बोला है एब्सोल्यूट प्रेशर और टोटल प्रेशर। तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था, मैं वापस बता देता हूं। तो इफ यू रिमेंबर, इफ यू डोंट रिमेंबर दैट इज ओके। अब ऐसा है ना, कैसा है, मुझे अगर यहाँ पे प्रेशर फाइंड करना है तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड का कॉलम, वाटर का कॉलम कितना है, उसका प्रेशर क्या आएगा h rho g, और उसके ऊपर फिर क्या है एटमॉस्फेयर। तो टोटल प्रेशर P, टोटल प्रेशर P क्या आएगा h rho g प्लस P नॉट। इस पॉइंट के ऊपर वाटर कॉलम था h rho g और उसके ऊपर एटमॉस्फेयर था, उसका प्रेशर है P नॉट। तो बन गया फॉर्मूला। अब सॉल्यूशन में आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो h rho g प्लस P नॉट। h rho g, h कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 200, और ये कितना है 1060, और g की वैल्यू कुछ बताई नहीं हो तो 9.8 यूज कर लेना। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो देखा ना अभी 101300, 101300। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेंगे, कर लो सॉल्व। ओके, मैं फिलहाल तो कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ क्योंकि अप्रोक्सीमेटली मैं कर सकता हूँ सॉल्व, बट ठीक है। 200 इंटू 1060 इंटू 9.8 कितना हो गया 2077600, 2077600 प्लस 101300, इसको ऐड कर लो। हाँ, 2077600 और वो ऐड कर लो 101300, कितना आ गया 2178900, 2178900। इसी को मैं लिख सकता हूँ 2.178 इंटू 10⁵ लिखना है तो 21.78 इंटू 10⁵ पास्कल आएगा। बराबर, देखो आंसर यही है, यही आंसर है। चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 10, यही है ना आंसर। यस, ये मैंने सिर्फ आपको एक्यूरेट करके दिखाया, अभी मैं आपको अप्रोक्सीमेट करके दिखाता हूं। तो यहां ध्यान दो, फॉर्मूला तो वही रहेगा, P इक्वल टू h rho g प्लस P नॉट। h की वैल्यू थी 200, ये था 1060 इंटू g की वैल्यू 9.8 प्लस 1.013 इंटू 10⁵। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.013 इंटू 10⁵। अब एक काम करो, देखो ये कितने जीरो है 2, तो 10⁵ क्या हो गया 2, और 9.8 को क्या मान लो 10, तो कितना हो गया 10⁵3, 10⁵3 हो गया ना, वेरी गुड। अब ये जो आपके पास 1060 है, ये 2 बचा, इसके 2 जीरो ले लिए, 9.8 को 10 मान लिया। ये जो आपके पास 1060 है ना, इसको मैं ऐसा लिखूँ क्या 10.60 इंटू 10⁵2, और ये थी तो कितना हो गया 5, हो गया 5, यस। अभी जो 10⁵ है ये मैं कॉमन निकाल लूँ क्या, यस निकाल सकता हूँ कॉमन, यस। तो 10⁵ में कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या बचा 10.6 इंटू 2, what is 10 to the 20, what is 0.6 to the 1.2, 20 और 1.2 21.2, 21.2 प्लस 1.013, बराबर, सही है ना। ऐड करो, कितना आएगा
22.213 into 10 raised to 5. 21.78 into 10 raised to 5. 22.213 into 10 raised to 5. नियरली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है क्योंकि तुमने 9.8 को क्या लिखा, इसके लिए नहीं है। तो तुम अप्रोक्सीमेटली ऐसा भी कर सकते थे और ऐसा भी चलता है। गुड, तो वो थोड़ा एग्जैक्ट करके दिखाया, नहीं तो आंसर नहीं मैच होगा क्योंकि टेक्स्ट बुक में आंसर ये दिया हुआ है। ओके, गुड, डन। Next question, question number 11. In a hydraulic lift, the input piston had surface area 30 centimeter square and the output piston had surface area 1500 centimeter square. If a force of 25 Newton is applied to the input piston, calculate the weight on output piston. तो अगर आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट याद होगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट में एक टैंक होता है। इस टैंक में हम लोग दो चेंबर बनाते हैं, इंटेंशनली हम लोग दो चेंबर बनाते हैं, जिसमें एक चेंबर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है और दूसरे का कम होता है, ऐसा होता है। देन यहाँ पे एक छोटा पिस्टन होता है विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, यहाँ पे एक बड़ा पिस्टन होता है विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया A2। जो बड़ा पिस्टन होता है उसके ऊपर जो भी हेवी व्हीकल या हेवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है वो रख देते हैं। ओके, और अंदर इस टैंक में लिक्विड भरा हुआ है। ये जो छोटा पिस्टन है ना, छोटा पिस्टन, इसको बोलते हैं इनपुट पिस्टन, क्योंकि हम लोग फोर्स इस पे लगाते हैं। और ये जो फोर्स तुमने यहां लगाया, इट विल जनरेट अ प्रेशर हियर P1, और ये प्रेशर यहाँ पे बन जाएगा P2। तो प्रेशर तुम लगा रहे हो छोटे पिस्टन पे, वो आ गया यहाँ पे, और यहाँ जो फोर्स लगेगा वो होता है F2। यहाँ जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A1 और यहाँ जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A2। करेक्ट, गुड। इसको बोलते हो इनपुट पिस्टन, इसको बोलते हो आउटपुट पिस्टन। छोटा पिस्टन होता है इनपुट पिस्टन क्योंकि फोर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और जो भी हेवी ऑब्जेक्ट है जिसको लिफ्ट करना है वहां पे जो फोर्स जनरेट हो जाता है उसको बोलते हो आउटपुट पिस्टन। यहाँ तक क्लियर, बराबर। अब क्या बोला है आपको, ये जो इनपुट पिस्टन है उसका एरिया कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब A1 की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो आउटपुट पिस्टन है उसका एरिया कितना है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं जानबूझ के मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रेशो लोगे तो रेशो जब लोगे तो अपने आप ही वो कैंसिल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड टू द इनपुट पिस्टन, इनपुट पिस्टन में जो फोर्स लगाया वो F1 है, तो F1 की वैल्यू कितनी है 25 न्यूटन। क्या पूछा है, कैलकुलेट वेट ऑन द आउटपुट पिस्टन। अब एक बात बताओ, ये जो ऊपर तुमने हेवी ऑब्जेक्ट रखा, जितना उसका वेट होगा उतना ही तुमको F2 चाहिए क्योंकि उसको लिफ्ट करना है, बराबर। अगर यहाँ पे 1000 किलो का गाड़ी रख दिया मैंने, तो मुझे F2 की वैल्यू भी कितनी चाहिए 1000 किलोग्राम वेट। ज्यादा अगर हो गया ना तो पता है क्या होगा, समझा क्या होगा, गाड़ी ऊपर जाएगी सीधा हवा में। तो कैलकुलेट वेट ऑन द आउटपुट पिस्टन, वेट फाइंड करने का मतलब ये F2 फाइंड करो। तो आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, क्या फाइंड करने के लिए बोला है F2। क्वेश्चन समझ में आ गया यहाँ तक। स्मॉलर पिस्टन का एरिया दिया है, लार्जर पिस्टन का एरिया दिया है, स्मॉलर पिस्टन पे कितना फोर्स है वो दिया है, लार्जर पे कितना फोर्स है वो पूछा है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, कौन सा लॉ है ये, पास्कल्स लॉ। तो क्या है पास्कल्स लॉ, P1 इक्वल टू P2, सही है। P1 इक्वल टू P2, व्हाट इज P1 F1 बाय A1, व्हाट इज P2 F2 बाय A2। तो तुमको चाहिए था F2, तो F2 इज इक्वल टू A2 बाय A1, A2 बाय A1 इंटू F1। A2 की वैल्यू कितनी है 1500, A1 कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसल, F1 कितना है 25। ओके, कैंसल 3 1 जा 3 50 जा, 50 इंटू 25 इज 1250, तो 1250 न्यूटन हो गया। तो हमने फोर्स अप्लाई किया था सिर्फ 25 न्यूटन,
वो बन गया 50 गुना ज़्यादा, 1250 न्यूटन। डन। Next question, question number 18th. Calculate the rise of water inside a clean glass capillary tube of radius 0.1 mm when immersed in water of surface tension 7 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. The angle of contact between water and glass is 0. Density of water is 1000 kilogram per meter cube. G की वैल्यू दी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब 0.1 mm, mm मतलब 10 raised to -3 और 0.1 मतलब 10 raised to -1, तो 10 raised to -4 मीटर हो गया। उसके बाद आपको सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया हुआ है 7 into 10 raised to -2 न्यूटन पर मीटर। उसके बाद आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट बता दिया 0 डिग्री। उसके बाद आपको डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू आपको बोला है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करना है। और आपको फाइंड करने के लिए बोला है कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर। राइज ऑफ वाटर मतलब हाइट पूछा है आपको, कैपिलरी ट्यूब में पानी का हाइट कितना होगा। तो हमने आज ही अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो क्या था ये? 2t cos थीटा अपॉन r रो g हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। h इक्वल टू 2 इंटू टी, टी कितना है 7 इंटू 10 raised to -2। cos थीटा, थीटा कितना है 0। r, r कितना है 10 raised to -4। रो कितना है 10 raised to 3। g कितना है 9.8, 9.8। अगर वो 9.8 के यहाँ पे 10 बोल दिया होता ना तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता। क्यों? 10 raised to -4 प्लस 3 और 10, तो डिनोमिनेटर डायरेक्ट 1 हो गया, क्योंकि 10 और 10 raised to +3 10 raised to 4 -4 खत्म हो गया। तो उस केस में बचता क्या पता है? 14 इंटू 10 raised to -2 मतलब 0.14। देखो आंसर क्या है, आंसर देखो, आंसर 0.142 है ना। हाँ, तो ये सब सॉल्व करके 0.142 मीटर, खत्म, डन, सिंपल। क्योंकि ये cos ऑफ 0 1 होता है, तो ये 1 हो गया, नीचे भी 1 हो गया, तो ऊपर बचा कितना 14 इंटू 10 raised to -2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का है सीईटी के लिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप पे, तो ध्यान दो अच्छे से। एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 mm इज सिचुएटेड जस्ट बिलो वाटर सरफेस। एयर बबल इज सिचुएटेड जस्ट बिलो वाटर सरफेस। कैलकुलेट द गेज प्रेशर। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर 7.2 इंटू 10 raised to -2। तो हमको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है
एयर बबल है विच इज सिचुएटेड जस्ट बिलो, तो एयर बबल इज सिचुएटेड जस्ट बिलो, ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिलो, बताता हूं क्यों। और उसका रेडियस बताया हुआ है 0.2 mm और आपको पूछा है व्हाट इज द गेज प्रेशर। तो गिवन में दिया है रेडियस 0.2 mm होता है 10⁻³ 0.2 is 2 × 10⁻⁻1, तो ओवरऑल हो गया 2 × 10⁻⁴ और सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 7.2 × 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेज प्रेशर? निग्लेक्टिंग नहीं बोल सकते हो, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक बोल सकते हो, ठीक है ना। गुड। आपको याद है कि बबल के अंदर जो प्रेशर है उसको क्या बोलते हैं? पीआई, और आउटसाइड को क्या बोलते हैं? पीओ। तो एक्सेस प्रेशर क्या था? पीआई माइनस पीओ, वही होता है गेज प्रेशर। तो तुमको गेज प्रेशर फाइंड करना है, मतलब बेसिकली एक्सेस प्रेशर फाइंड करना है। गेज प्रेशर और एक्सेस प्रेशर ये एक ही चीज है। तो याद रखना आप, गेज प्रेशर और एक्सेस प्रेशर क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। तो ये अब बबल है, इसके लिए तुम एक्सेस प्रेशर कैसे फाइंड करोगे? कौन से टॉपिक में देखा था हमने एक्सेस प्रेशर? लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। तो लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन में अगर तुमको याद होगा, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इज इक्वल टू 4T/R, क्योंकि बबल है ये। और मैंने आपको 2 एग्जाम्पल भी बताए थे। अगर ऐसा बोला हो कि बबल जस्ट बिलो फ्री सरफेस ऑफ वाटर है, जस्ट बिलो, तो टेंशन 2 बार लोगे। क्यों? क्योंकि अंदर का सरफेस भी फ्री है और बाहर का भी फ्री है। लेकिन यही बबल अगर अंदर होता ना, जस्ट बिलो नहीं बोला होता, इनसाइड बोला होता, तो सिर्फ अंदर का सरफेस होता फ्री, बाहर का सरफेस फ्री होता क्या? नहीं, क्योंकि बाहर क्या होगा फिर? वाटर। तो याद रखना, ये जस्ट बिलो बोला होगा तो ही यहाँ पे 4T आएगा, नहीं तो क्या आएगा? 2T। गुड। तो ये आ गया आपका PI माइनस PO इक्वल टू 4T/R, 4 × T। T की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7.2 × 10⁻² अपॉन रेडियस कितना है? 2 × 10⁻⁻4। 1 and 2 7.2 × 2 14.4 × 10⁻² और ये -4, तो नीचे बचेगा -2, ऊपर जाके हो जाएगा +2। क्या दिया आंसर? देखो आंसर क्या दिया? आंसर 7। हाँ, तो आंसर गलत दिया हुआ है। फिर क्यों गलत दिया हुआ है मैंने अभी बताया आपको। 720 की जगह पे हमारा आ रहा है 1440। क्यों आ रहा है पता है? इन्होंने बोल तो दिया कि एयर बबल इज सिचुएटेड जस्ट बिलो, तो जस्ट बिलो होगा तो टेंशन डबल लेना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया पता है? इन लोगों ने ना ऐसा किया, इसको 4 नहीं लिया, कितना लिया? 2 लिया। अगर ये 2 लेते तो फिर आंसर अलग आएगा। तो करेक्शन है, जस्ट बिलो नहीं बोलना चाहिए था। तो अब देखो, कैंसल और कैंसल, ठीक। तो क्या बचा अभी? 7.2 × 10⁻², -2 और -4, तो -2 बचा, ऊपर जाके +2 हो गया, तो कितना हो गया? 720 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब पास्कल। नहीं, 1 0 और नहीं आ सकता। 720 इसलिए तो बोला गलत दिया है। पहली बात तो ये 2 आएगा ही नहीं, ये क्या आएगा? 4। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ ध्यान दो, बहुत सारे करेक्शन है, तो अभी करेक्शन है तो करने पड़ेंगे ना, टेक्स्ट बुक में करेक्शन है तो है। एक काम करो ना, जस्ट हटा दो, सिर्फ बिलो बोल लोगे तो उस केस में आंसर आपका आ जाएगा 720। डन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20। ये सीईटी के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.1 mm कोएलेस मतलब कंबाइन होना, मर्ज होना इनटू सिंगल ड्रॉप। फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी।
सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.072 न्यूटन पर मीटर। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। हमारे पास 27 ड्रॉप्स थे वाटर के, 27 ड्रॉप्स थे। अभी मैं काम करता हूँ ना, मैं फिलहाल n ड्रॉप्स मान लेता हूँ। n टोटल 27 है मुझे पता है, लेकिन मैं फिलहाल इसको n ड्रॉप्स मान लेता हूँ क्योंकि मुझे एक जनरल फॉर्मूला बना के देना है आपको, इसलिए n मान दिया। अभी 27 बोला है, कभी 8 बोलेंगे, कभी 64 बोलेंगे, कभी 125 बोलेंगे। अब देखो नंबर कैसे आ रहे हैं, 8, 27, 64, 125, मतलब 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, ऐसा ही आता है वो, समझेगा क्यूब। हर एक ड्रॉप का रेडियस कितना है, स्मॉल r। ये कंबाइन हो गए और कंबाइन होकर एक बड़ा ड्रॉप बन गया, और जो बड़ा ड्रॉप है ना उसके रेडियस को मैं मान लेता हूँ कैपिटल R। गुड, ओके। अभी गिवन क्या है वो देख लेते हैं। हमारे केस में जो गिवन पैरामीटर है ना, नंबर ऑफ ड्रॉप्स, वो कितने हैं, 27। हर एक ड्रॉप का, हर एक छोटे ड्रॉप का रेडियस कितना है, 0.1 mm, मतलब 10⁻⁴ मीटर। फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी इफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर आपको दिया है 0.072 न्यूटन पर मीटर, और आपको पूछा है फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी। चेंज इन सरफेस एनर्जी मतलब वर्क डन होता है। क्या होता है, वर्क डन। और हमने देखा था सरफेस एनर्जी का मतलब ही वर्क डन होता है, तो चेंज इन सरफेस एनर्जी का मतलब भी क्या होगा, वर्क डन होगा। तो अगर आपको याद होगा, फिर मैं वर्क डन को यहाँ पे ना W से डिनोट कर देता हूँ। तो अगर आपको याद होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वर्क डन मतलब सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी मतलब वर्क डन एंड सरफेस टेंशन? अरे रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन डिराइव किया था ना क्लास में हमने, TdA। व्हाट इज DA? व्हाट इज DA? चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। नॉर्मली जब तुम फिजिक्स में चेंज इन एरिया की बात करते हो, नॉर्मली लिखते हो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, लेकिन हमेशा वैसा नहीं होता है। अब जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से सुन लो, अगर जो JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए भी आएगा, CET के लिए भी आएगा, नेट के लिए भी आएगा, तो अच्छे से सुन लो, स्टेट बोर्ड में तो आता ही है। चेंज इन एरिया DA इज नॉट ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, वो होता है ज्यादा एरिया माइनस कम एरिया। और हमेशा जब छोटे छोटे ड्रॉप्स है तो इन छोटे छोटे ड्रॉप्स का टोटल एरिया ये हमेशा ज्यादा होता है कंपेयर टू जब ये छोटे छोटे ड्रॉप्स मर्ज होके बड़ा ड्रॉप बन जाए ना, तो इसका एरिया कम आता है, इसका एरिया ज्यादा आता है। तो बड़े ड्रॉप का एरिया कम आता है और टोटल एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज मोर। तो यहाँ पे इनिशियली नंबर ऑफ ड्रॉप्स थे और फाइनली बड़ा ड्रॉप था। इनिशियली नंबर ऑफ ड्रॉप्स थे, फाइनली बड़ा ड्रॉप था, तो ज़्यादा एरिया इनिशियल है कि फाइनल है? हाँ, तो यहाँ पे लिखोगे इनिशियल माइनस फाइनल, राइट। ये नंबर 1। नंबर 2 और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ ध्यान दो, बहुत काम की चीज़ है। अभी तुमने खुद ने बोला कि जो सरफेस एनर्जी है वो एरिया पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो जब नंबर ऑफ ड्रॉप ज़्यादा थे तो सरफेस एरिया ज़्यादा था, तो सरफेस एनर्जी भी ज़्यादा था। जब ये कंबाइन होकर सिंगल ड्रॉप बन गए तो सरफेस एरिया कम हो गया, तो सरफेस एनर्जी भी कम हो गया, बराबर। तो इनिशियल एनर्जी ज़्यादा था, फाइनल एनर्जी, तो बचा हुआ एनर्जी गया कहाँ पे? वो होता है रिलीज। क्या होता है? तो जब छोटे छोटे ड्रॉप्स कंबाइन होकर बड़ा ड्रॉप बने तो एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। और जब उल्टा हो, बड़ा ड्रॉप ब्रेक होके छोटे ड्रॉप्स बने तो एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, बराबर। जब बड़ा ड्रॉप टुकड़े होके छोटा ड्रॉप बन जाए तो एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। जब छोटे छोटे ड्रॉप्स मर्ज होके बड़ा बन जाए तो एनर्जी इज रिलीज्ड। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक देता हूं मैं। एक बड़ा पत्थर है, अपने आप टूटेगा, हथौड़ा मारोगे, तुम मारोगे ना, तो क्या किया तुमने? वर्क किया, तो वर्क डन हुआ, किस पे हुआ? पत्थर पे। तो एनर्जी क्या हुआ? एब्जॉर्ब हुआ। तो जब बड़े ड्रॉप के छोटे टुकड़े करने हो तो एनर्जी क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। और जब छोटे छोटे बबल्स या छोटे छोटे ड्रॉप कंबाइन होकर बड़ा बन जाए तो एनर्जी क्या होता है? बस अभी याद रखना, क्योंकि अगर ये तुमको समझ में आ गया तो CET JEE नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ये पता रखना। अब
तो चेंज इन एरिया हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल नहीं होता है, वो होता है लार्ज एरिया माइनस स्मॉल। तो हमारे केस में पहले ड्रॉप्स थे तो एरिया ज़्यादा था और बाद में क्या हो गया, कम हो गया। अब यहाँ तक क्लियर। देखो अब इसके आगे क्या प्रॉब्लम आता है, देखो अब एक काम करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क डन इक्वल टू टी इंटू इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया। और ये ड्रॉप है, इसके लिए टेंशन एक ही बार लिखा है, बबल होता तो 2 बार। इनिशियल एरिया, व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्फीयर? एरिया ऑफ अ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है। ये क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इनिशियल छोटे ड्रॉप्स थे तो क्या आएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और फाइनली क्या था, बड़ा ड्रॉप था तो क्या लिखोगे, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन इनिशियली छोटे ड्रॉप्स n नंबर के थे, हमने कितना लिखा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक छोटे ड्रॉप का एरिया हुआ ना, तो n का कितना हुआ, n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सही है। अब इसमें से ना 4 पाई कॉमन निकाल लो, तो 4 पाई कॉमन आ गया, 4 पाई टी, क्या बचा, n आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, बराबर। हमको पूछा तो यही था, हमको पता है t की वैल्यू, हमको पता है पाई की वैल्यू, हमको पता है n की वैल्यू, हमको पता है स्मॉल r की वैल्यू, हमको क्या नहीं पता है, कैपिटल R। तो अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो किसकी वैल्यू चाहिए, कैपिटल। अब कैपिटल R की वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, फिजिक्स सब रियल लाइफ में ही तुमने एक्सपीरियंस किया है, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। इमेजिन मेरे पास ये 1 लीटर का बॉटल है, ऐसे इमेजिन कर लो। मेरे पास 1 लीटर के 10 बॉटल है, तो टोटल वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर। अगर मैंने सोचा कि ये 1 लीटर के जो 10 बॉटल्स है, इन सब का पानी मैं एक बड़े कंटेनर में खाली कर लेता हूँ, तो बड़े कंटेनर में कितना पानी आएगा, 10 लीटर, ठीक है ना। बस फिर वही है, मेरे पास छोटे छोटे ड्रॉप्स कितने हैं, और हर एक छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम है Vs, हर एक छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम है Vs, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। एक ड्रॉप का वॉल्यूम Vs था, हमारे पास कितने थे, n, तो क्या लिख लिया, n Vs। ये कंबाइन होके क्या बन गए, क्या बन गया, बिग ड्रॉप। तो इट इज वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। वही तो बताया, 1 लीटर के 10 बॉटल, सबको एक कंटेनर में डाल दो तो 10 लीटर बनेगा, वही किया। n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप कंबाइन होके क्या बन गया, बड़ा ड्रॉप। तो n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, बराबर। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे क्या देखोगे, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो 4/3 पाई कैंसिल, 4/3 पाई कैंसिल, तो क्या आ गया, एन आर क्यूब इक्वल टू आर क्यूब। क्यूब रूट ले लो तो n रेज टू 1/3 r इक्वल टू कैपिटल आर, क्यूब रूट ले लिया। ओके गुड। अब यहां से r की वैल्यू मिल जाएगी तुमको, तो कैपिटल R इज इक्वल टू n रेज टू, n कितना है हमारे केस में 27, इंटू स्मॉल r कितना था, 10⁻⁻4 था ना, 10⁻⁻4, देखो था क्या, 10⁻⁻4, यस। तो यह आ जाएगा, व्हाट इज 27 का क्यूब रूट, 3 इंटू 10⁻⁻4, तो मिल गया कैपिटल R, यस। तो अभी हम वर्क डन सॉल्व कर सकते हैं, वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, 4 पाई टी n आर स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। तो 4 पाई टी की वैल्यू 0.072 दी है, 0.072 दी है। n कितना है, n 27, स्मॉल r कितना था, 10⁻⁻4, उसका स्क्वायर कितना आ गया, 10⁻⁻8। कैपिटल R कितना है, उसका स्क्वायर क्या आएगा, हो गया। 27 में से 9 गए, 18, ओके। और ये 72 इंटू 10⁻³ लिख लिया इसको, और ये आ गया 18 इंटू 10⁻⁸। गुड।
बराबर चल रहा है सब। अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 4 पाई इज 12.56 इंटू 72 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻11। तो देख लो क्या आता है आंसर। 4 पाई 4 इंटू 3.14 इंटू 72 इंटू 18 कितना आ गया, कितना आ गया 16,277। मैं 16,278 कर देता हूँ, 16,278 कर देता हूँ। 10⁻⁻8 और ये 10⁻³ था ना, ये इधर पॉइंट लगा देता हूँ, तो ये आ गया 16.278 इंटू 10⁻⁸ जूल। देखो आंसर क्या दिया है। हाँ माइनस, तो वापिस एक गलती है और गलत है। प्रिंटिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा है टेक्स्ट बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में, और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको नोट्स में दिया वो टेक्स्ट बुक से उठा के दिया है, तो गलती है। तो आंसर आपका आएगा 16.278 इंटू 10⁻⁸, या फिर एक काम करना, इसको 1 पॉइंट लिख देना, 1.628। अगर 1 पॉइंट लिखना है तो 10⁻⁸ से 10⁻⁻ निकाल लो यहाँ पे, तो ये आ गया 1.628 इंटू 10⁻⁻7 जूल। तो आपके जो नोट्स में -3 लिखा है वो प्रिंटिंग मिस्टेक क्या आना चाहिए, -7। आ गया, करेक्ट हो गया, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है। अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉपलेट्स। पिछले केस में 27 ड्रॉप्स कंबाइन होके सिंगल ड्रॉप बन रहा था, यहाँ पे एक ड्रॉप ब्रेक होके 8 ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं ऑफ द सेम साइज। फाइंड द वर्क डन इफ द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर। तो जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसका उल्टा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे एक ड्रॉप ब्रेक होके छोटे छोटे ड्रॉप्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगा कि एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। बड़ा ड्रॉप अपने आप तो छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट नहीं होगा ना, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बाद में कन्वर्ट होगा। ओके, तो अभी हमको ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। गिवन पैरामीटर में ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू दी है, कितनी दी हुई है 0.2 सेंटीमीटर, इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉपलेट्स। तो स्मॉल एन कितना है 8 है, ऑफ द सेम साइज, मतलब जितने भी छोटे छोटे ड्रॉप्स बने सबका रेडियस कितना आएगा स्मॉल आर। ओके, डायग्राम अगर चाहिए तो मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये मर्क्यूरी का एक ड्रॉप था, बिग ड्रॉप था मर्क्यूरी का, कैपिटल आर इसका था रेडियस, इसके 8 स्मॉल ड्रॉपलेट्स बन गए, तो 8 स्मॉल ड्रॉपलेट्स बन गए। इसका रेडियस था कैपिटल आर, बाकी सबका रेडियस था स्मॉल आर, और ये बन गए 8 ड्रॉपलेट्स, तो एन की वैल्यू आ गई 8। ओके, और आपको सरफेस टेंशन दिया है मर्क्यूरी का 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर, और आपको पूछा है फाइंड द वर्क डन। वर्क डन बताओ, तो कितना वर्क हुआ ये बताओ। एंड बाय द वे ये सारे के सारे वैल्यूज सीजीएस यूनिट्स में है, तो मैं आंसर भी सीजीएस में ही फाइंड कर लूंगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला तो मैंने आपको अभी अभी बताया, वर्क डन इक्वल टू टी इंटू डी ए। सिर्फ मैंने बोला था कि डी ए ये फाइनल माइनस इनिशियल की, इनिशियल माइनस फाइनल वो डिपेंड करता है। पिछले केस में इनिशियल छोटे ड्रॉप्स थे और फाइनल बड़ा ड्रॉप था, यहाँ पे उस केस में इनिशियल एरिया ज़्यादा था, फाइनल एरिया कम था। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे फाइनल छोटे ड्रॉप्स है और इनिशियल बड़ा ड्रॉप है, तो यहाँ पे फाइनल एरिया ज़्यादा है, इनिशियल कम है, तो यहाँ पे ए फाइनल माइनस ए इनिशियल लिखोगे। ओके, तो टी इंटू फाइनल, हर एक छोटे ड्रॉप का एरिया क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन छोटे ड्रॉप्स कितने थे n, माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, तो वर्क डन इक्वल टू 4 पाई टी, 4 पाई कॉमन निकाल लिया, एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला था जो हमने डिराइव किया था, इट वाज द सेम, एग्जैक्टली द सेम, बराबर। सिर्फ पिछले केस में स्मॉल आर दिया था, कैपिटल आर आपको फाइंड करना पड़ा सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कैपिटल आर दिया है, आपको स्मॉल आर चाहिए,
और मैंने आपको अभी अभी बताया ये फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, n⁻⁴ स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, ये बार बार लगने वाला है, तो अभी ये दोनों चीजें याद ही होने चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, पहले स्मॉल r निकाल लेते हैं, r अपॉन n⁻⁴, r की वैल्यू कितनी है 0.2, n कितना है 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, तो 0.2/2 1 एंड 10 मतलब कितना 0.1, ठीक, बराबर, सही है ना, अरे सही है, करेक्ट है, तो 0.1 सेंटीमीटर आ गया स्मॉल r। अब ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4πt, t की वैल्यू 435.5, n था 8, स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r कितना है 0.1 मतलब 10⁻⁻1 उसका स्क्वायर 10⁻⁻2 माइनस कैपिटल R कितना है 0.2, 0.2 मतलब 2 × 10⁻⁻1 उसका स्क्वायर। मैं जानबूझ के मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, आखिरी में देख लेंगे क्या आएगा, 4 × 10⁻⁻2, ओके, तो ये आ गया 4π × 435.5 इंटू 8 में से 4 गए तो 4 बचे 10⁻²। अब कैलकुलेशंस करते वक्त बी वेरी केयरफुल, 4π होता है 12.56, उसको 12.5 मान लिया, 12.5 इंटू 4, 12.5 का डबल 25 का डबल 50, तो ये 50 हो जाएगा, 4π इंटू 4 इज 50 इंटू 435.5, 435.5 इंटू 10⁻²। अब एक काम और करो, क्या करो, ये जीरो इसको दे दो, तो 5 इंटू 435.5 इंटू 10⁻⁻1, 435.5 इंटू 5 करना हो तो इंटू 10 कर लेना और डिवाइड बाय 2 कर देना, तो 4355/2 कितना आएगा 4355/2, 2188 अप्रोक्सीमेटली, सही है 2188, ओके, तो 2187.5, तो ठीक है 2188 इंटू 10⁻⁻1 तो कितना आ गया 218.8 अर्ग, क्या आएगा अर्ग, क्योंकि सारे CGS थे, आंसर क्या है जूल में है ना, ओके। यू नो व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन अर्ग एंड जूल, पता है अर्ग और जूल का फैक्टर पता है, कन्वर्जन फैक्टर नहीं पता, ऐसा कैसा नहीं पता, चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11th स्टैंडर्ड, उसमें मैंने आपको न्यूटन और डाइन, अर्ग और जूल दोनों के कन्वर्जन फैक्टर बताए थे। तो अभी हमारा आंसर आ गया 218.8 अर्ग, विच इज राइट आंसर। आपका असाइनमेंट रहेगा इसको जूल में कन्वर्ट करके आना, क्या ही कन्वर्ट कर लोगे तो हो जाएगा 10⁻⁻5, 2.18 इंटू 10⁻⁻5, मतलब कन्वर्जन फैक्टर कितना है 1 अर्ग इज 10⁻⁻7 जूल, तो वर्क डन इक्वल टू 218.8 इंटू 10⁻⁻7 जूल, मतलब 2.18 इंटू 10⁻⁻5 जूल। हो गया, है क्या ये आंसर, है ना, गुड, डन। तो दैट्स इट फॉर टुडे।